इवन कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त था एक नई कहानी की। पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि कुछ बदमाश पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने के इरादे से जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस ने उस बदमाशों की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। जैसे घेराबंदी करते हैं, पुलिस की तरफ गोलियां चलती है। फिर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से गोलियां चलती है और पुलिस हावी हो जाती है। आखिरकार 4 बदमाशों को पुलिस मार गिराती है। जैसे ही 4 बदमाश मार गिराए जाते हैं, उसके बाद पुलिस से एक बयान जारी किया जाता है कि हमने 50,000 के इनामी बदमाश को भी इस मुठभेड़ में मार गिराया है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लगभग 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने बीतने के बाद यह पता चलता है कि जिस बदमाश को उस एनकाउंटर में मार गिराया गया था, वह तो जिंदा है। उसने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है और जब सरेंडर करता है तो इस बात की गूंज भी फिर मीडिया में फैल जाती है। अब ये सवाल यही उठता है कि आखिरकार पुलिस ने जिसका इनकाउंटर किया था वह व्यक्ति अगर जिंदा है तो फिर मारा कौन गया। मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है। पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा हो जाता है और जब हंगामा शुरू होता है उसके बाद फिर 34 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं। साथ ही उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। मामला लगातार चल रहा था, लेकिन जिस बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया गया था, उस पर फिर आगे चलकर बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज होते हैं। उसको लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग उसे कहते हैं कि वह रॉबिन हुड है, गरीबों की मदद करता है। आज कहानी उसी व्यक्ति की है जिसने एक ट्वीट करके सरकार में खलबली मचा दी थी। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उसको तो जेल हो गई और वो लगभग 7 साल तक सलाखों के पीछे रहेगा। आज कहानी उसी जौनपुर के बाहुबली की है, जिसको लोग कई अलग अलग रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। यही हमारी आज की कहानी का टाइटल। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर की कहानी। शुरू होती है साल 1990 से। महर्षि विद्या मंदिर एक स्कूल होता है। वहां पर 10वीं का एक छात्र था। 10वीं के एक छात्र को पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। दरअसल इसी विद्यालय के शिक्षक हैं होते हैं गोविंद उनियाल। उनकी हत्या हो जाती है। उस 10वीं के छात्र का जो नाम आ जाता है उस केस में। 10वीं के छात्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। इसके बाद लगभग 2 साल बीत गए। 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद एक युवक की हत्या होती है। जब वो 12वीं क्लास में था तब उस पर शक हो जाता है। पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। अब वो पुलिस की कस्टडी में बोर्ड की परीक्षाएं देने के लिए आया करता था। लगभग 3 परीक्षाएं उसने पुलिस की कस्टडी में रहकर ही दी। यानी कि पुलिस के सुरक्षा के घेरे में ही रहकर, या कह सकते हैं कि उसने अपराधी के रूप में ही दी। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि उसने उसमें तो उसका कोई रोल ही नहीं था। यहाँ से 12वीं पास करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ वह रुख करता है। अब तक उसके मन में जो पुलिस को लेकर के डर था, खौफ था, वो पूरी तरह से निकल जाता है। 2 बार 2 हत्याओं में उसका नाम शामिल जरूर हुआ, लेकिन सबूत उसके खिलाफ कुछ नहीं थे। जब लखनऊ विश्वविद्यालय में वह जाता है, वहां जाने के बाद एक अभय सिंह बबलू सिंह दयाशंकर, अ, उसके बाद इनसे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। तीनों ही ठाकुर थे। यह लड़का भी ठाकुर होता है, सामाजिक दृष्टिकोण से ठाकुर होता है। अब इसने ठाकुरवाद शुरू कर देता है। यानी कि ठाकुरों की जीत के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वह हर संभव कोशिश करता था, प्रयास करता था। चारों की जब दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, तभी इन्होंने सोचा कि क्यों ना छात्र राजनीति में हाथ आजमाया जाए। अब छात्र राजनीति में हाथ आजमाया, जो भी इनके सामने इनका मुकाबला करने की कोशिश करता था, उसको मुखी खानी पड़ती थी। कई बार उसके साथ कुछ घटनाएं भी हो जाया करती थी। इसी तरह का आरोप भी लगता था। हबीबुल्ला हॉस्टल के अंदर कभी कहीं चाकूबाजी हो जाए, किसी के साथ मारपीट हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, आरोप लगता था धनंजय सिंह का। इस काम को धनंजय सिंह के गुट ने ही किया है, उसी पर आरोप लगता था। पुलिस उसकी तलाश करती थी, लेकिन जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता था तो पुलिस उसे छोड़ दिया करती थी। इसी तरह से इन चारों लड़कों ने मिलकर, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक प्लान बनाया
क्यों ना ठेकेदारी में हिस्सा लिया जाए, हाथ आजमाया जाए। अब ठेकेदारी की तरफ इन्होंने हाथ आजमाना शुरू कर दिया। वहाँ रेलवे के ठेकों में बड़े-बड़े, चाहे वो स्क्रैप का ठेका हो, कई तरह के ठेके होते हैं, इसमें हाथ आजमाना शुरू कर दिया। अपने ही साथियों को इन्होंने ठेका दिलवाना शुरू कर दिया और उनसे वो रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं कि इनके खिलाफ कुछ जाए और इनसे मना कर सके कि तुम रंगदारी ना लो। लेकिन सरकारी विभाग में पीडब्ल्यूडी का एक इंजीनियर होता है। वह इंजीनियर का नाम होता है गोपाल शरण श्रीवास्तव। वो खुद को, अपने आप को कहता था कि मैं सरकारी गुंडा हूँ और किसी की ताकत, किसी की हिम्मत नहीं कि उससे जाकर रंगदारी मांग सके, वसूल सके। ऐसे ही चल रहा था मामला। साल 1997 की बात है। ये अपनी उस बाइक पर सवार दो लड़के जो होते हैं वो गोलियां चलाते हैं और को इस इंजीनियर को मौत की घाट उतार देते हैं। जैसे ही ये इंजीनियर मारा जाता है तो पता चलता है कि इस हत्याकांड को किसी और नहीं बल्कि धनंजय सिंह ने ही अंजाम दिलवाया है। धनंजय सिंह नाम होने के बाद धनंजय सिंह फरार हो जाता है। तभी पुलिस उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर देती है। अब धनंजय सिंह की तलाश लगातार चल रही थी। तभी भदोही जिले की पुलिस को ये सूचना मिलती है कि मिर्जापुर बॉर्डर के पास जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप को लूटपाट करने के लिए चार बदमाश आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के बाद चार बदमाश इसमें मारे जाते हैं। पुलिस ऐसा कुछ दावा करती है, जब बदमाश मारे जाते हैं उसकी सूचना भी दी जाती है कि ये बदमाश हैं, लेकिन इसकी इसी बदमाशी में एक बदमाश का नाम लिया जाता है कि यह धनंजय सिंह है, जो 50,000 का इनामी है, जिस पर पीडब्ल्यूडी जो इंजीनियर होते हैं उसकी भी हत्या का आरोप है। इसी बीच उनमें से चार लाशों में से एक लाश का दावा करता है कि एक व्यक्ति कहता है, यह तो मेरा भतीजा है जिसका नाम ओम प्रकाश यादव है। अब जैसे ही यह बात विपक्ष को पता चलती है, विपक्ष में उन दिनों मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उन्होंने एक बार को हंगामा खड़ा कर दिया कि ये जो सरकार है हमारे लोगों को मार रही है, इस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। मानव अधिकार आयोग भी इसमें आ जाता है और मामले में पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा हो जाता है। धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। आखिरकार पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। लेकिन मुकदमे चलने के बाद पता चलता है कि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। हालांकि लंबे समय तक यह मुकदमा चलता है, इसलिए कई पुलिस वाले मर भी जाते हैं और कई पुलिस वाले उन्हें छोड़ना पड़ता है। अब ये जो धनंजय सिंह था, धनंजय सिंह तो फरारी चल ही रहा था, इसको ढूंढने की लगातार कोशिश भी की जा रही थी। या तो अपना मौका पाते ही फिर वापस अपने घर से तब यानी कि जौनपुर की तरफ आ जाता है। उन दोनों का एक विनोद एक नाटे था, जो बड़ा दबंग व्यक्ति था, बदमाश था। उसके सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन साल 2001 में रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, वो मारा जाता है। अचानक से उसकी मौत होना था और धनंजय सिंह ने बताते हैं कि इसी बात का फायदा उठाते हैं। इसके बाद विनोद नाटे को शहादत का रूप दिलवाने के लिए बस एक बार के लिए उन्हें हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन हुए और पूरे इलाके में इस बात का शोर हो गया कि विनोद नाटे की शहादत हुई है, उसको मारा गया है। इस तरह से जब धनंजय सिंह ने लगातार कोशिश की तो धनंजय सिंह का नाम अब लोगों की जुबान पर आना शुरू हो गया। धनंजय सिंह का अपना एक रुतबा भी बढ़ने लगा और उन पर लगे लगातार मुकदमे भी हो रहे थे। अब तक लगभग 12 से ज्यादा उनके पास उनके ऊपर मुकदमे हो चुके थे। साल 2002 की बात है। हालांकि विनोद नाटे भी चुनाव लड़ना चाहते थे और उनकी तैयारी की हुई जमीन का धनंजय सिंह ने फायदा उठाया और 2022 में राड़ी विधानसभा से निर्दलीय खड़े हो जाते हैं और निर्दलीय खड़े होते ही चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं। जैसे ही जीत हासिल होती है, अब इस व्यक्ति का नाम विधायक बनने के बाद पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर लिया जाने लगा, क्योंकि यह गरीब स्तर पर लोगों की बड़ी मदद किया करता था। घर घर में पहचान थी। हालांकि रंगदारी वसूलने के आरोप भी लगातार, हत्या के लूट की आरोप भी, कई तरीके कई सारे मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। लेकिन एक तबके पर उसे अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई थी। निषाद पार्टी से साल 2007 में टिकट मिलता है और वो विधायक बन जाता है और इसी तरह से अपने राजनीति में इनका कैरियर लगातार बढ़ता चला जाता है। मायावती के संपर्क में आते हैं और मायावती ने अपनी पार्टी से टिकट दे देती है और साल 2009 में ये सांसद भी बन जाते हैं। यानी कि पहले दो बार विधायक तो ये बन ही चुके थे। इसके बाद आ, लेकिन इसी बीच उनकी मायावती से कुछ ही बात को लेकर के तू तू मैं हो जाती है।
और यहाँ से कुछ दूरियां बनने लगती है और यहीं से इसकी जो करियर था राजनीति का, राजनीति की तरफ बजाय ऊंचाई की तरफ जाने की वो नीचे ही की तरफ जाने लगता है। कुछ वक्त बीत जाता है, बीत जाने के बाद साल 2014 आता है, इन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता, इसीलिए ये निर्दलीय ही खड़ा होते हैं और निर्दलीय खड़े होने के बाद लेकिन हार जाते हैं। साल 2017 में ये फिर से तैयारी करते हैं विधानसभा की, वहां भी तैयारी करने के बाद इन्हें वहां से भी सफलता नहीं मिलती। अगर हम इसके परिवार के बारे में बात करें तो साल 2006 की बात है, 12 दिसंबर को बिहार के एक बैंक मैनेजर होते हैं, उनकी बेटी जिनका नाम होता है मीनू सिंह, इनसे शादी हो जाती है। शादी को 9 महीने ही बीते थे कि पता चलता है इसकी पत्नी का देहांत हो चुका। वो अचानक से मर जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली, इसके पीछे क्या वजह थी इससे ये कभी पता ही नहीं चल पाया। हालांकि फिर से ये कुछ समय बीतता है, 29 जून 2009 की बात है, डॉक्टर जागृति होते हैं, उनसे ये शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद इसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, एक बेटा भी पैदा होता है, लेकिन पता चलता है कि जो इसकी पत्नी होती है उन्होंने अपनी मेड को कुछ इस तरह से पीटा था जिससे क्या उसकी मौत हो जाती है और यहीं से इनके परिवार की कुछ स्थितियां बिगड़ने लगती है। साल 2017 में डॉक्टर जागृति और यह दोनों सहमति से तलाक ले लेते हैं और अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में निप्पो ग्रुप की एक एक्स से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी, यह उससे साल 2017 में शादी करते हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां थी शामिल होते हैं। इसमें इनको भी एक बेटी पैदा हो जाती है और बताया जाता है कि फिलहाल वह जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। लेकिन इसी बीच में इसका भी मन कर रहा था कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव यानी साल 2024 में ये इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में लोकसभा में ये प्रत्याशी बने, खड़े हो जाए और इसके लिए लगातार कोशिश में थे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव चुन लिए जाते हैं और इनकी कोशिश थी, क्योंकि जेडीयू का बीजेपी से पैक्ट भी है और इन्हें उम्मीद लग रही थी कि इन्हें टिकट मिल जाएगा और यह जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन इसी बीच में खबर लगती है कि इन्हें टिकट न देकर कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। और जैसे ही कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी घोषित किया जाता है, तो इसी बीच में इन्हें लगता है कि अब जो इनकी एक तैयारी थी चुनाव की, वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तब इन्हें थोड़ा अजीब लगता है और इन्होंने 2 मार्च 2024 को एक ट्वीट कर दिया, यानी कि अब जो एक्स है और उस पर लिखा कि साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य एक लोकसभा और जीतेगा, जौनपुर ही जीतेगा। और हम कुछ इसी तरह का इन्होंने एक संदेश दिया था, वह संदेश वायरल हो जाता और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के एक प्रत्याशी को टिकट मिला है, लेकिन धनंजय सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें अपना रॉबिन हुड मानते हैं, वह गरीबों की मदद भी करते हैं। तो इसीलिए कहीं न कहीं लग रहा था कि चुनाव में कहीं ऐसा न हो जाए कि कमजोर स्थिति रह जाए और इसी बीच में पता चलता है 2020 का एक मामला होता है, 10 मई 2020 का यह मामला है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले होते हैं अभिनव सिंघल, जो कि नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक होते हैं। विक्रम सिंह ने उनका अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद इसको लेकर आते हैं धनंजय सिंह के आवास पर। यहाँ पर लाने के बाद धनंजय सिंह इसको पिस्टल दिखाते हैं और कहते हैं रंगदारी दीजिए, यानी कि उनसे वसूली करने की मांग करते हैं। इस मामले की रिपोर्ट जब थाने में होता है जौनपुर का, उसी जौनपुर के थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद यह मामला कोर्ट में चला जाता है। एक मामला तो यह है, जो अभिनव की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाती है, एक सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो होती है जो लगातार वायरल हो रही थी। वो कह रहे थे कि इसमें मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जबरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा है और मुझे जबरदस्ती इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो सिर्फ पत्र दिया था, उस पत्र के आधार बनाकर एफआईआर दर्ज कर ली थी और इसी मामले में इन्हें 6 मार्च 2024 को अदालत से 7 साल की सजा हो जाती है और 50,000 का जुर्माना भी होता है। बताया जाता है कि अगर 2 साल से ज्यादा किसी की सजा हो जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें एक तरफ यह भी दावे किए जा रहे हैं कि इसका राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए इसी तरह का षड्यंत्र रचा गया है। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कोर्ट का मामला है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन धनंजय सिंह का साल 2009 के बाद जो राजनीति में करियर बनाने को जितने भी सपने थे, वो सपने लगातार चकनाचूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, यानी कि यह जेल में रहते हैं और पत्नी को अपने इलेक्शन लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो जेल से रहकर यह पब्लिक की सिंपैथी भी हासिल कर सकते हैं और हो सकता है कि इनकी पत्नी निर्दलीय ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन जाए। भविष्य में क्या होगा इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते।
लेकिन राजनीति का बताया जाता है कि राजनीति कभी किसी की सगी नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, तभी इसके बाद लखनऊ में अखिलेश यादव ने इनकी एक शादी समारोह में मुलाकात होती है और जैसे ही बताते हैं कि इनकी नजदीकियां थोड़ी ज्यादा बढ़ रही थी, इन्हें सपा से भी टिकट मिल सकता है। इसी बीच में कोर्ट का फैसला आके इनके करियर पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह लग जाता है और एक तरह से दम लग जाता है दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का। किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।